नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपील ये कि आप मास्क जरूर पहने। मास्क से ही आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं, कोरोना से बचाव कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप और आपका परिवार भी कोरोना की चपेट में आ जाए, तो आप मास्क पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर यह मिल रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पर केंद्र और राज्य की सरकार के बीच घमासान लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जिसमें दिल्ली सरकार ने दावा किया कि उनके पास मरीजों के लिए 5000 बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से सुविधा दिलाई जाए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में सेना की मदद की मांग भी की है। तो लगातार दिल्ली सरकार और हाईकोर्ट के बीच, हाईकोर्ट में दरअसल ये पूरी सुनवाई हुई, जहां दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि अस्पताल है, बेड भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, विस्तार से बताएं कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा है कि 100 एमटी हो, मतलब 100 एमटी की क्षमता होना चाहिए और आने वाले दिनों में 976 एमटी ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ेगी। ये भी कहा है कि हम हलफनामा दाखिल करेंगे कि 5000 बेड वाला अस्पताल हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो कोर्ट में भी लगातार दिल्ली सरकार अपनी दलीलें रख रही है और उस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हम फिर से आदेश जारी करेंगे। तो कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हर एक जान की कीमत है और उसमें बत्रा अस्पताल ने भी एक कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस तरह से उसने आरोप लगाया था कि ऑक्सीजन समय पे नहीं मिली और हमारे यहाँ जो मरीज हैं उनकी मौत हो गई है। तो दिल्ली सरकार लगातार ये दावा गायत्री कर रही है कि उनके पास भरपूर बेड का इंतजाम तो वो कर रहे हैं और अभी हैं भी, लेकिन ऑक्सीजन उतनी नहीं है। तो वो जो उनका प्रयास है वो नाकाफी है, क्योंकि ऑक्सीजन की उन्हें कमी लगातार हो रही है और उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री और नुमाइंदे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। आनंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद की मांग की है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की भी मांग उठाई। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए DRDO की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की मांग भी की है। आनंद, एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है हाईकोर्ट के सामने कि हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास बेड भी हैं, 5000 बेड हमारे पास हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ये मांग करते हैं कि DRDO की मदद से अस्पताल बनाया जाए। जी देखिए, पहले भी हाईकोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से पूछा था कि आप आर्मी, सेना, सैन्य मदद क्यों नहीं लेते हैं। हमारे पास इतने इंतजामात हैं, वो भरपूर मदद कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन टैंकर्स की बात की जाए या बेड्स की बात की जाए या दूसरे साजो सामान की। तो उस पर अब जाके मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री है उन्हें चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उस चिट्ठी में ये कहा है कि दिल्ली को आर्मी, सैन्य मदद की जरूरत है। जिस तरह से DRDO की मदद से एक कोविड सेंटर हाल में ही बनाया गया था, जिसका मुआयना करने के लिए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। तो अब जाहिर तौर पर जिस तरह से कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार कोर्ट फटकार भी लगा रहा है, गाइडेंस भी कर रहा है और कई तरह के जो आगे डायरेक्शन है वो भी कोर्ट के जरिए दिए जा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में ना ऑक्सीजन की किल्लत जो है उसको दूर किया जाए, कोई भी जान जो है वो ना जाए, ऐसी कोशिश की जाए कि लोग कोविड से नहीं मरे और स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। तो उसको लेकर लगातार कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। अलग अलग चेतावनी कोर्ट ने दी है, फटकार भी लगाई है और कल लगातार जो कोर्ट है उसमें आज भी ये सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपनी जो डायरेक्शन है वो जो दिल्ली सरकार है उसके सामने रखी। दिल्ली सरकार ने अपनी दलील भी वहां पे रखी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन फिर घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है उसके बीच कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के मसले पर एक मत वो नहीं होती नजर आ रही, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन कई प्लेटफॉर्म के जरिए बोल चुके हैं कि हम भरपूर ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली सरकार को मुहैया करा रहे हैं और आगे कराते रहेंगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर दोनों के बीच खींचतान लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बीच हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है
ये कहा है कि हमारे पास अस्पताल हैं, बेड हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। लौटेंगे आनंद आपके पास। उधर दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हो गई। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाया गया। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विनोद नगर पहुंचे, वहां बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है, इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सब के लिए, उन सब से सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूंगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए 77 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर अशोकनगर की और दूसरी तस्वीर है विनोद नगर की। दोनों ही जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह सुबह पहुंचे और उसके बाद शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की। और इस बीच आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिए जाने से जुड़ी खबरों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह गलत बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 1732 करोड़ रुपए एडवांस में दिए जा चुके हैं। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने भी केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए बयान जारी किया। सीरम ने अपने बयान में कहा कि वो बीते 1 साल से केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार से मिले समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। सीरम ने यह भी लिखा कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कंपनी वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो ये दोनों ही तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, तो फिर इस तरह की गलत बात आई कहां से, जिसमें ये कहा गया कि कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है? देखिए, कुछ ट्वीट आए थे राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेताओं के कि 27 मार्च के बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीन और कोविशील्ड के लिए आगे का ऑर्डर नहीं दिया है दोनों कंपनियों को, इसलिए देश में इन वैक्सीन की कमी हो गई है। इस बात को लेकर काफी भ्रम फैला था और लोगों को लग रहा था कि इन दोनों वैक्सीन की कमी हो गई है और 45+ के लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सरकार ने आनन फानन में एक बयान जारी करते हुए कह दिया है कि ये पूरी तरह से गलत है और तथ्यों से परे है, क्योंकि सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए दोनों कंपनियों को ऑर्डर दे दिया है और उनको 100% पेमेंट भी कर दिया है। और जिन आंकड़ों के बारे में आपने बताया कि 1732 करोड़ कोविशील्ड के लिए और 772 करोड़ कोवैक्सीन के दिए जा चुके हैं और दोनों कंपनियां काम कर रही हैं। आदर पूनावाला ने भी अपना बयान जारी करके कह दिया वो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा देश है और वो 24 घंटे आगे काम करेंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार ने और कंपनियों ने इस भ्रम को दूर कर दिया है जो देश में काफी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था। लेकिन इस तरह की मंशा के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि अब तो ये क्लियर भी कर दिया गया है और लगातार इससे पहले भी केंद्र की तरफ से कहा जा रहा था कि हम पूरी कोशिश करें। उधर टीकों के दाम भी घटाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कंपनियों के साथ बातचीत हुई। तो फिर इस तरह की गलत बातों को फैलाने के पीछे की मंशा क्या कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, अब मंशा क्या हो सकती है, इसके पीछे महज राजनीति भी हो सकती है कि अब सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। जनता के सामने ये साबित करना, अगर लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, अगर उन्हें रेमडेसिविर दवाएं नहीं मिल रही है, अगर 45 प्लस के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो ये बात कम से कम जनता में भ्रम तो फैलाएगी। तो जाहिर तौर पर राजनीति थी, लेकिन कम से कम सरकार ने इसका जवाब देने में और आंकड़ों के साथ सामने आने में देर नहीं लगाई है। और खास बात यह है कि दोनों कंपनियों ने भी सामने आकर कहा है कि भारत जैसे बड़े देश में सबकी इच्छाओं को पूरा करना और इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करना, वो पूरे उस काम में वो लग गई हैं और भारत सरकार के साथ समन्वय में वो काम कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब थोड़े भ्रम की स्थिति जो थी वो थोड़ी दूर होगी जरूर। जी, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तादाद बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम फैसला किया है। केंद्र ने नीट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए टाल दी है। 100 दिन तक कोविड ड्यूटी पर कर चुके डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। मेडिकल इंटर्न को कोरोना मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। एमबीबीएस आखिरी साल के छात्रों को कोरोना मरीजों को फोन पर सलाह देने के लिए तैनात किया जाएगा और हल्के लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में तैनात किया जा सकता है। नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके छात्रों को सीनियर डॉक्टर्स और नर्सों के साथ कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। 100 दिन तक कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल स्टाफ को कोविड राष्ट्र सेवा सम्मान दिया जाएगा। तो ये अहम फैसले केंद्र सरकार की तरफ से। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं के बीच भारत में कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। इस बातचीत के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत को तत्काल मदद देने का भरोसा दिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मदद देने के लिए ईयू की तारीफ की। दोनों नेताओं के बीच 8 मई को होने वाले भारत ईयू लीडर्स सम्मेलन पर भी बातचीत हुई। यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा, मैंने ईयू कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेyen से बातचीत की और कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए उनको धन्यवाद दिया। हमने 8 मई को होने वाली भारत और ईयू के नेताओं की बैठक के बारे में भी चर्चा की। मुझे विश्वास है कि इस बैठक से हमारी रणनीतिक साझेदारी को एक नई रफ्तार मिलेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में चामराजनगर के कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में आई मुश्किल, जिसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। चामराजनगर के डीएम ने कहा है कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही जिला प्रशासन ने यह दलील दी है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली। और एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी। कोरोना के खतरे ने अब आईपीएल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। 2 आईपीएल टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। जानकारी के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई के 3 सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों टीमें आइसोलेशन में हैं। कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अहमदाबाद में होने वाले आज के आईपीएल मैच को भी टाल दिया गया है। कोरोना काल में देश के कई शहरों में ऐसे शैतान घूम रहे हैं जो दिन रात मरीजों की जिंदगी से जानलेवा खिलवाड़ कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज का इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे ही शैतानों का पर्दाफाश करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महामारी के संकट ने मानवता को झकझोर दिया है। देश में बहुत से लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। एक दो नहीं बल्कि कई शहरों में ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेच रहे थे। साउथ दिल्ली में ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में 31 हजार रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,65,000 रुपए में बेचने वाले
2 कालाबाजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर में पानीपत के एक कोरोना पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के नाम पर मजबूरी का फायदा उठाते हुए 35,000 रुपए वसूले गए। यूपी के कानपुर में 2 आरोपियों को 1,000 का फ्लो मीटर 10,000 में बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं गुजरात के गांधीनगर में सरकार ने ऐलान किया है कि रेमडेसिविर समेत कोरोना की नकली दवाएं बेचने वालों के खिलाफ मानव वध का केस चलेगा। कोरोना काल में न्यूज 18 दो तरफा मोर्चे पर डटा हुआ है। एक तरफ लोगों का दर्द और उनकी मुश्किलें दिखाकर सिस्टम के जरिए उन्हें राहत दिलाने वाली खबरें दिन रात दिखाई जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महामारी में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें ठगने वाले कालाबाजारियों को बेनकाब करने का मिशन भी जारी है। देश के हर शहर में ऐसे कालाबाजारियों को ढूंढकर उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि 31,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा था। जब कालकाजी में रहने वाले भारत जुनेजा ने इसके लिए संपर्क किया तो उसे 1,65,000 रुपए में बेचा गया। इस कालाबाजारी की पोल तब खुली जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वाले ने घर जाकर देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा था। कालाबाजारियों ने कंसंट्रेटर वापस लेने से मना कर दिया। जब बात पुलिस तक पहुंची तो एफआईआर दर्ज करके कालाबाजारी करने वाले अनुज मिंडा और रोहिणी सेक्टर 5 में रहने वाले उसके साथी गुरमीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में भी कोरोना काल के कालाबाजारियों का पर्दाफाश हुआ। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, उसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। साउथ दिल्ली में रहने वाले 2 युवकों ने मरीजों के फर्जी पर्चे पर कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन हासिल कर लिए। इसके बाद जरूरतमंदों को उन इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगे। एक इंजेक्शन 20-20 हजार रुपए में बेचने की शिकायत मिली। पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 15 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त कर लिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एम्बुलेंस की भी खासी कमी है। न्यूज 18 की टीम को एक ऐसा परिवार मिला जो दिल्ली के तिलक नगर से इलाज के लिए पानीपत गया, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला। पीड़ित कमल के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित अपने भाई के इलाज के लिए जिस एम्बुलेंस से आया था उसने 35,000 रुपए लिए। मुनाफाखोर एम्बुलेंस चालक ने 3 से 4 हजार रुपए की जगह 10 गुना ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस ठगी के बाद जब वो पानीपत जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करने के लिए कह दिया गया। इस आरोप पर सीएमओ ने मामले की जांच की बात कही है। हमने एम्बुलेंस को 35,000 रुपये दिए यहाँ पर आने तक के, जहाँ इतना उन्होंने मुंह फाड़ रखा है। वहाँ पर जो जैसे मर्जी आए लूट रहा है वहाँ पर ना। और दिल्ली तिलक नगर से यहाँ तक आने के, पानीपत आने के उन्होंने 35,000 रुपये ले लिए हमारे से। ऑक्सीजन भी हम अपनी ऑक्सीजन हमने रख के लाए हैं, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं था। मेरी नॉलेज में भी ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर सर आता तो शिकायत आएगी तो नेचुरली इसकी जांच करेंगे हम। अब आपने बताया तो मैं अपने स्तर पर भी इसकी जांच करूंगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑक्सीजन और सिलेंडर दोनों की काफी किल्लत है। लोग ऑक्सीजन गैस भरवाने के लिए एक सिलेंडर हजारों रुपए में ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर है। लेकिन किल्लत और कालाबाजारी सिर्फ ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की नहीं हो रही है, बल्कि उसमें लगने वाले फ्लो मीटर को भी 10 गुना महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक शख्स को 1,000 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया। 13 से 15। और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? सर मैं जिनके अंडर हम जॉब करते हैं। यही पूछो ना, कौन है जिनके अंडर में जॉब कर रहे हैं? बदमराज से। कहाँ है उनका मेडिकल स्टोर? उनका मेडिकल स्टोर उन्हीं का नंबर है, मम्मी को फोन करते हैं। तो है कहाँ, वो काम कहाँ से करते हैं? मेडिकल स्टोर नहीं है।
पुलिस के मुताबिक कई दिनों से शहर में ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में फ्लो मीटर लगाकर उसे मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट किया जाता है ताकि ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन मरीज को दी जानी है। पुलिस ने फ्लो मीटर की कालाबाजारी की खबर मिलने पर एक शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक अज्ञात कॉलर के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, ये उसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी बाजार की कीमत केवल 1,300 रुपये है। जब इनके द्वारा हमें सूचना दी गई तो हमने इनसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, और हमने फिर अपनी एक टीम लगाई सादे में, और तत्काल हम लोग मौके पे पहुंचे। इसमें अभियुक्त है प्रशांत, उसे मौके से पकड़ा, उसके पास से ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद हुआ। गुजरात सरकार ने राज्य में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर कोरोना मरीजों की जिंदगी से खेलने वाले मुनाफाखोर अगर बाज नहीं आए तो ऐसे मामलों में गैर इरादतन हत्या का केस चलाया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को राज्य के अंदर हरगिज चलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करने वाले को मनुष्य मानव वध की कलम उसके अंदर यूज करके हम ऐसे करने वाले को चेतावनी देते हैं कि आप नकली इंजेक्शन करके मौत के सौदागर बनने का काम बंद करें। ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। गुजरात सरकार को नकली रेमडेसिविर को लेकर इतना सख्त फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ चल रही कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों की साजिश को रोकने के लिए पुलिस ने सूरत में डुप्लीकेट रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां 60,000 कांच की बोतलें और इंजेक्शन के नाम पर ग्लूकोज की बोतलें बरामद हुई। कोरोना की महामारी जिस तरह से देश से दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में कोरोना को दर्दियों को सबसे बड़ी जरूरत होती है रेमडेसिविर इंजेक्शन को। यही तक का फायदा लेके गुजरात में पिछले कई दिनों से रेमडेसिविर का काले बाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। आज गुजरात के मोरबी में एक इंजेक्शन के साथ एक आदमी पकड़ा गया था। पुलिस ने उसकी जब पूछपरछ की तब पता चला कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली थे और इसके तार अहमदाबाद से लेकर गुजरात के सूरत तक जुड़े हैं। सूरत की इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का रैकेट गुजरात के कई जिलों में फैला हुआ था। सूरत और आसपास के जिलों में यहां से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किए जाते थे। कोरोना से पीड़ित मरीज घर से लेकर अस्पतालों तक तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। शरीर के अंदर वायरस से लड़ रहे हैं तो उनके परिवार के लोग इलाज के संसाधन जुटाने के लिए दिन रात परेशान हैं। ऐसे में कोरोना की दवाएं और मेडिकल संसाधन के नाम पर मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों से आपको बचना है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य एजेंसियों को सूचित करना है। न्यूज़ 18 जनहित में कोरोना के ऐसे गिद्धों को बेनकाब करता रहेगा। उधर दिल्ली के दरियागंज इलाके में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे अमित शर्मा नाम के एक शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस को उसके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं जिन्हें वो 40,000 से 50,000 रुपए में बेच रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था। सबसे पहले एक कांस्टेबल को नकली ग्राहक बनाकर उसके पास इंजेक्शन खरीदने के लिए भेजा गया और जैसे ही आरोपी दवा लेकर पहुंचा, पहले से तैयार पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उधर दिल्ली पुलिस ने महाराज अग्रसेन अस्पताल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। आरोपी है कि दोनों कर्मचारी मरीज के कोटे का इंजेक्शन बाहर 40 से 50,000 रुपए में बेच रहे थे। इन दोनों के पास से पुलिस को कई रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुए।
उधर राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। जोधपुर में तो कई लोग बेवजह घरों से बाहर घूमने निकल पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सभी को क्वारंटीन सेंटर ले जाने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस का विरोध किया, जिस पर पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर क्वारंटीन सेंटर ले गए। खबर है कि सभी लोगों की वहां कोरोना की जांच होगी और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही उन्हें छोड़ा जाएगा। पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 13,322 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 145 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज से अगले 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया। उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए। 1 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कोरोना के मरीज हो गए और लगभग 15,000 रोजाना उसमें और जुड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। और अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए जरूरतमंदों से मनमानी रकम वसूलने वाले हैवानों की। कोरोना मरीजों की जिंदगी की कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का काला खेल दिल्ली NCR में सरेआम चल रहा है। यहां दुकानदार 10 लीटर के सिलेंडर के लिए 8,000 रुपए मांग रहे हैं। हमारी खुफिया टीम दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पता चला कि यहां एक सिलेंडर 7 से 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। नोएडा और दिल्ली में ऑक्सीजन के सौदागरों पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। 10 लीटर वाले 10 लीटर वाले 8 का वो आ रहे हैं 8,000 कैश भर जाएगी। आप सिलेंडर ले बड़ा सिलेंडर आपका 11 को बचा देगा, छोटा 5,000। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है, लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। अब तो नाम लो चैनल हो सभी परेशान है, पर आज सुबह ही गाड़ी गई है। शाम को कल सुबह निकली है, तो बनने का टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ी। हाँ जी 10 लीटर वाले 8 का वो आ रहे हैं 8,000 भाई करते हैं। और इससे बड़ा वाला क्या है? वो बड़ा वाला है प्लास्टिक का इलाज यही है। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर आता है वो आ ही नहीं रहे, जो बनाता है उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, तो उस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह हम मना तुम्हारे करते हैं। 8,000 का यही है खाली गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलवक्त कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार है, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का
और ना ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं, गैस भर जाएगी, आप सिलेंडर ले। बड़ा सिलेंडर आपका 1150 रुपये, छोटा 500। जाहिर है सेक्टर 9 स्थित इस दुकान में भी सांसों का सौदा किया जा रहा है। छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस की कीमत 200 रुपए तक होती है, जिसे 500 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर तो 300 से 400 रुपए तक रिफिल होता है। उसके लिए 1150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मतलब ये कि 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने दामों में सांसों की बोली लगाई जा रही है। कालाबाजारी करने वालों ने हमें ये भी बताया कि नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मोटी कीमत चुकाने के बाद आखिर कहां मिल रहे हैं। सिलेंडर किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। तो सिलेंडर आप 3 बजे बदल लीजिए, मयूर गैस पे सिलेंडर भी अगर आप वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो आप कहते हैं वहाँ पे गैस है? गैस तो है, सिलेंडर नहीं है। तो सिलेंडर पे कोई खत्म है कल सिलेंडर वैसे 4.5 लीटर वाला गैस इस टाइम पे जब गैस नया रेट आएगा तब पता चलेगा। वैसे आपका 5 लीटर बाजार में 8 लीटर का सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम में आता है, लेकिन यहाँ जरूरतमंदों से 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपदा में मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान गिरवी रख चुके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इनकी बेईमानी से किसी की जान भी जा सकती है। नोएडा से निकलकर हमारी अंडरकवर टीम दिल्ली के नजफगढ़ पहुंची, जहां एक दवा की दुकान पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचते सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की जो कीमत दुकानदार ने हमें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, रिफिलिंग 7-7 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं, आगे 7 हज़ार में मैं क्या करूँगा, मैं मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। सिलेंडर रिफिल कुछ नहीं आ रहा, मशीन आ रही है, वो भी कस्टमर भी माल चला गया हमारा, वो मशीन आ जाएंगे, वो मशीन मिल जाएगी, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। सुना आपने, दुकानदार के पास भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन जब भी उसका इंतजाम हो जाएगा तो सिलेंडर जरूर रिफिल करवा देगा। हाँ, इसकी कीमत होगी 7000 रुपए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारे आपके आसपास किस तरह इस आफत काल में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सांसों का सौदा कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर महामारी में कालाबाजारी करने वालों और नकली दवाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधे हो चुके कुछ लोग अब भी इस संकट काल में सांसों का सौदा कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश किया जाना और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के गुनहगार हैं।